बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात बड़े रोशन थे। 27 में से 26 ऐसी शराइत जिसके ऊपर हम अमल दरामद कर चुके थे, लेकिन इंडिया को ये कैसे गवारा होता कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर हो जाए। ऐसी सूरत हाल में लाहौर जौहर टाउन में एक धमाका होता है कुछ रोज कबल, जिसमें 4 लोग शहीद हो जाते हैं और 17 से 18 लोग ऐसे जो जख्मी। इसके बाद हमने देखा कि लाहौर का जो धमाका है, इसमें एनडीएस और रॉ के मुलव्वस होने के इंकशाफात सामने आए हैं। खुफिया एजेंसीज जो हमेशा से एक बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करती हैं, भारत के मजमूम अज़ाइम उन्होंने बेनकाब कर दिए हैं। और भारत, आप सब जानते हैं कि गाहे बगाहे किसी न किसी तरह से शरंगेजी फैलाता रहता है, वो चाहे बॉर्डर्स पर हो या कहीं और। फिर पुलवामा के बाद ड्रोन का जो ड्रामा था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। इस तमाम सूरत हाल में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जो है वो 1 जुलाई को तलब कर लिया गया है। भारत का जो मनफी प्रोपेगेंडा है वो खित्ते में सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इन तमाम पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले मेरे प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मंसूर आफाक साहब, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करेंगे। सर, ये जो बात अभी मैंने अपने इंट्रो में कही कि उसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश की, जो हमारा FATF का इजलास था और फिर जो धमाका हुआ उससे, सर इसके ऊपर जो इंडिया के अज़ाइम हैं उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा, और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज का इस तमाम तर मामले में रोल है उसको भी थोड़ा इन्हांस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा। असल में आपने 5 डिफरेंट टॉपिक्स जिनकी एक्सक्लूसिव अपनी एक डिबेट है जी बिल्कुल, या अपना एक नैरेटिव है, वो एक जगह यकजा कर दिए हैं। जी जी। और उसमें सबसे पहले आपने जो जिक्र किया वो FATF का है। और आपको पता है फाइनेंशियल टास्क फोर्स का इजलास जो है जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया है, और 1980 एक चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, 1989 से जब से FATF वजूद में आई थी, जी जी, तो अगर आप उसकी इनिशियल रिपोर्ट्स उठा के पढ़े 2000 की, 2001 की, तो उसमें आपको उन्होंने उस ज़माने में कुछ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ की लिस्ट छापी थी, कौन से ऐसे ममालिक है जो FATF के साथ। तो उसमें जो लीडिंग जो सर फहरिस्त ममालिक थे, 2 ममालिक थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया नॉन कोऑपरेटिव में आते थे। अब आज जो प्लेनरी सेशन जो होता है उसके जो मेंबर्स हैं जो रिव्यू करते हैं प्रोग्रेस को, वैसे तो 39 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, आपको पता ही है। जो प्रिलिमिनरी उसमें जो ममालिक हैं उसके अंदर अमेरिका भी शामिल है और उसके अंदर इंडिया भी शामिल है। अगर तो FATF की किसी भी तरीक़ाकार से, आपको पता है FATF की जब पाकिस्तान जब कोई चीज़, मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, कोई भी मुल्क जब कोई चीज़, जब कोई एक्शन प्रेजेंट करता है तो उसमें FATF के 3 मेजर सेक्शन, 3 मेजर हेड्स हैं जिसके अंदर वो उसको उसके ऊपर गौर करते हैं। एक उसका वो कहता है कि नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। दूसरा ये होता है पार्शली कंप्लीटेड, तीसरा होता है मतलब कंप्लीट किए हुए। अगर पिछली और उससे पिछली भी आप रिपोर्ट उठा के देखें तो पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से अगर 40 पॉइंट्स है तो उसमें से 39 पॉइंट्स में आपको पाकिस्तान की प्रोग्रेस मिलेगी कि पार्शली कंप्लीटेड अपॉन, ठीक है। नॉन कंप्लीशन में कोई चीज नहीं आएगी। अब इस दफा अगर आप देखें तो आपको जो 27 पॉइंट दिए थे उसमें 26 पॉइंट्स कंप्लीशन की लिस्ट में आए। बिल्कुल सही। ये पार्शली कंप्लीशन की लिस्ट में भी नहीं। श्रीलंका को जब कंसिडर किया गया था उनके 47 पॉइंट्स थे, उनके 24 पॉइंट्स उन्होंने कंप्लीट किए तो उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। ठीक हो गया। अभी जो ऑब्जेक्टिव है FATF का वो 3 चीज पे मुनहसर है। ठीक है। एक है उनका टेररिज्म से रिलेट करता है, एक फाइनेंसिंग से रिलेट करता है, एक प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिज्म से रिलेट करता है। तो अगर आप इन तीनों हेड्स को अलग अलग गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क है जो तीनों हेड्स में फॉल करता है। बिल्कुल सही। उसके बाद इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो इन हेड्स में फॉल करता है। इजराइल ऐसा एक मुल्क है जो प्रोलिफरेशन में भी फॉल करता है, जो टेररिज्म में भी फॉल करता है, जो टेररिज्म फाइनेंसिंग में भी फॉल करता है। इंडिया के 44 बैंक थे जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। लिस्ट रिपोर्ट आई या नहीं आई? इंडिया की 246 साइट्स थी जो दुनिया में लफ्जी दहशतगर्दी फैला रही थी। इवन वो UNO के जो फैसले थे उनको इन्फ्लुएंस कर रही थी और वो लीक्स के जरिए सामने आई कि नहीं आई? लेकिन मुसीबत ये है कि ये ममालिक जो खुद ब्लैकलिस्ट होने चाहिए, जो खुद डिसीट पे काम कर रहे हैं,
जो खुद हिपोक्रेसी पे काम कर रहे हैं, जो खुद ब्लैकमेलिंग की टूल्स को अप्लाई करते हैं। दाइश को अमेरिका ने ट्रेन किया, 5500 लोग जॉर्डन में ट्रेन किए, दाइश को फाइनेंस किया, D30 ब्रिगेड को अमेरिकन आर्मी के कवर के अंदर, अमेरिकन एयरफोर्स के कवर के अंदर सीरिया में इंडक्ट किया दहशतगर्दी फैलाने के लिए। एक तो ये एस्पेक्ट है। तो अगर तो आप मेरिट के ऊपर कंसिडर करें तो पाकिस्तान शुड हैव बीन आउट ऑफ ग्रे लिस्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने 26 नुकात मुकम्मल कर लिए और वो FATF का प्रेसिडेंट कहता है कि जी पाकिस्तान ने 26 निकात मुकम्मल कर लिए, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम एडिशनल पॉइंट्स दिए। तो इसका मतलब है सर ये पॉलिटिकल टूल है पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए, और ये जून में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में निकलेगा। मैं आज आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, इसलिए कि इस चीज का लिंकेज उन चीजों से बनता है जो मारूजी हालात इस खित्ते में या दुनिया में जन्म ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और जी उनमें से एक बहुत बड़ा जो इशू है वो है अमेरिकन फोर्सेस का अफगानिस्तान से निकलना, बिल्कुल सही, उनका एग्जिट जो अफगानिस्तान, और उसके रिएक्शन में यानी पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस को हार्बर किया, पीस प्रोसेस को लेके आगे चला है, तालिबान को एक जगह पे इकट्ठा किया है, और उसके अंदर आपने उस पीस प्रोसेस के अंदर आपने कुछ पैरामीटर सेट कर दिए। एक उसका पैरामीटर ये, एक उसका ये है कि तालिबान जो है, जब अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हो जाएगा तो तालिबान अपनी सरजमीन को किसी और दहशत ग्रुप को इस्तेमाल करने एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया प्राइम मिनिस्टर ने। बिल्कुल उसकी भी बड़ी आग लगी इंडिया में। हमने देखा कि सारा दिन सर मीडिया जो है वो उसको इंडियन मीडिया उसको लेके पिटता रहा कि आखिर ये कैसे हो गया। सर ये लाहौर इंसिडेंट्स हुआ, इसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमजोर करने की साजिश थी इंडिया की? बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का मसला इस वक्त जो अमेरिका का और इंडिया का दोनों का मामला जो है वो है CPEC। ये जो दहशतगर्दी और ये जो हमें इस FATF का जो मामला है, FATF अच्छा भला अदारा था, बड़ा टेक्निकल ग्राउंड पर काम करने वाला, इसको सियासी बना दिया। जब टूट जाएगा, इसकी ज्यादा देर अब एज नहीं रह गई, अब इसके अंदर ऐसे मामलात आ गए हैं। मिसाल के तौर पर यही कि अब पाकिस्तान को ये कहना कि आप जनाबे वाला जो उन लोगों को जिन्होंने फंडिंग दी है, मुख्तलिफ जो रफाई अदारे हैं, उनको उनके लोगों को भयानक सजाएं दें इस वास्ते से कि उनमें से किसी का ताल्लुक दहशतगर्दी के साथ था। अगर उस किसी तंजीम में से कुछ चंद लोग दहशतगर्दी से वाबस्ता थे भी, तो वो जो रफाई काम करने के लिए हजारों लोगों ने जो फंडिंग दी है, हम उनको कैसे कह सकते हैं कि ये दहशतगर्दी की फंडिंग थी? तो ये अब तो उन्होंने मामला फंसा लिया है। जो इस वक्त मामला है वो ये नहीं रहा, वो मामला फंस गया है। अब ये है कि अब इस बात का इम्कान नहीं है, अब सियासी ही दबाव ही आएंगे। अब जो है जो ब्लैकमेलिंग है उससे कैसे निजात हासिल की जाए, वही उसी पर ही गौर किया जाएगा। अब ये बात हमको भी समझ आ गई है, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। हम किस दर्जा ब्लैकमेल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो साफ अल्फाज में जो इंटरव्यू दिया अपना अमेरिकन टेलीविजन को, इतना वाजे है, इतना वाजे है कि सबको नजर आ रहा है कि इन्होंने ब्लैकमेल नहीं होना। तो हम ब्लैकमेल होने का कोई इरादा नहीं रखते। तालिबान ये जहां से जा रहे हैं, तालिबान जाने और ये जाने, हमारा कोई मसला नहीं है। हमने न पहले कोई तालिबान के साथ कोई हमने उनको फंडिंग फराहम किया और ना हम अब करेंगे। वो अपने खुद कफील हैं, पिछले अगर 18-20 साल से लड़ रहे हैं तो उनके पास सारा कुछ कहीं से आता है ना। हम तो इनके साथ थे ना हमेशा से, उनके साथ तो नहीं थे ना जिस जंग में। तो वो अगर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं तो कर लें, ये उनका मामला है, ये उनका मामला है। और इंडिया, लाजमी बात है, ये जो जौहर टाउन का वाक़या हुआ है, जब साबित हो गया है कि ये इंडिया नहीं कराया है और उसकी जो एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व थी, तो इसका मतलब है कि उनको इससे कोई फायदा था। उनको इससे क्या फायदा था, इसकी भी बहुत सी सतहें हैं। अब वहाँ ये देखना पड़ेगा कि वो जो वाक़या था वो किसी अहम शख्सियत के कोई की रिहाइशगाह थी, कोई और मामला था, किसी
कि इंडिया उसको किस नुक्ते नजर से अगर वो कामयाब हो गया होता तो पेश करता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि वो जो धमाका है बुनियादी तौर पर वो नाकाम धमाका है। वो उसमें से जो कुछ हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर सके। बिल्कुल सही। हासिल अगर वो कर लेते तो इस धमाके को मुमकिन है वो किसी और अंदाज में इसकी सारा को सारा मामला पेश करते। ठीक है। अब इसके मुकाबले में उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने ये साबित कर लेना है कि हाँ जी ये तो इंडिया ने किया था, फिर उन्होंने उधर ड्रामा किया वो जम्मू में। तो वो तो उनका तो तरीकाकार ही यही है। बिल्कुल सही। तो ये तो सिलसिला जारी और सारी रहना है। और मेरा जाती ख्याल है कि ये जो FATF है ना, इससे अब पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करता है, सुबह कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे FATF की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे थे सर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ जो 40 ममालिक हैं ये इनमें भी इनमें से बहुत सारे निकल जाएंगे और ये टूट जाएगा। वो है जो उनके मेंबर्स बने बैठे हैं इस वक्त। ठीक है, रिव्यूइंग कंट्रीज वही हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि खुफिया एजेंसीज की मैंने पहले भी बात की, उन्होंने जो भारत के मज़मूम अज़ाइम है उनको बेनकाब करने में हम कामयाब हुए हैं। आपसे भी जानेंगे, लेकिन मीनवाइल हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने। आप स्पोक्स पर्सन है पंजाब के। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर हम बात कर रहे हैं कि जो लाहौर इंसिडेंट हुआ, लाहौर में जो धमाका हुआ, उसको हम रिलेट कर रहे हैं FATF ग्रेल से हम निकलने वाले थे, लेकिन इंडिया चूंकि नहीं चाहता इसको। तो सर फिर लाहौर धमाके में हमने देखा है कि NDS और रॉ के मुलव्वस होने के इंकशाफात हुए हैं। आप इसके ऊपर किस तरह से बात करें? मेरे पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और उसमें जो लोग शहीद हुए अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनके वर्षा को सब्र दे। और उसके साथ साथ मैं अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे हम सब लोग यहाँ बैठ के कि अरसा दराज से हमारी कौम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने बहुत शहादतें दी हैं और हमने जो माहौल पहले था वहाँ पर आपको पता है कि हर रोज़ धमाके होते थे और वही जो भारत जिसके मुतल्लिक़ आप अभी जिक्र कर रहे हैं वो हमारा असली और अपनी दुश्मन है। वो कब चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, सुकून हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। तो ये जो ख़ास तौर पे ये टारगेटेड ये एक धमाका था और FATF से पहले जो हमारी अभी आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो डे वन से आपके दुनिया के अंदर हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है, जो वो साजिशें करते हैं, जिस तरह वो हमें नाकाम रियासत डिक्लेयर करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि इस वक्त जो क़यादत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग एक पेज पे हैं। और आप देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब UNO में गए, प्राइम मिनिस्टर ने इवन जब यहाँ से एड्रेसेस किए और इवन भारत के साथ भी जो कश्मीर में उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े, बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया गया कि जो मूजी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इसके साथ डायलॉग का सवाल ही पैदा नहीं होता अनटिल अनलेस ये अपनी पॉलिसीज को तर्क नहीं करेंगे। क्योंकि ये तो मूजी को तो आपको दुनिया जानती है कि इसको तो अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। ये वो वाला शख्स था जो कसाब के नाम के मशहूर था और जो इसने गुजरात में खून खराबा किया मुसलमानों का। आज भी उसकी वही सोच है, आज भी वो उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि FATF की जो ऊपर बात करते हैं, ये धमाका करवा के ये समझते हैं कि हमें प्रेशराइज कर लेंगे, हमें वो कहेंगे कि जी आप हमें अड्डे दे दें, वो हम समझेंगे कि हम इनको प्रेशराइज करके हम कोई भी इस वक्त क़यादत है वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका डे वन से ये मौक़िफ़ है कि हमें गैरों की लड़ाई नहीं लड़नी है। हमने हमेशा पहले अपनी खुद मुख्तारी को देखना है, अपने मामलात को देखना है। भारत हो कोई मुल्क हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें ना कोई डिक्टेट कर सकता है, ना हमें डरा सकता है, ना धमका सकता है। ये FATF में मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वक्त ये FATF सिर्फ पाकिस्तान पे लटक रही है और भारत के जो लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं, ये तो ब्रिगेडियर साहब अभी उसके ऊपर तबसरा करेंगे। तो इसलिए मेरा इस बात को हमें फोकस करना है कि ये तो एक सोची समझी साजिश थी। अल्लाह ताला ने, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जान भी बहुत कीमती है, वो तो बहुत बड़ा प्लान करके लेकर आए थे और जिस तरह इतना जोरदार धमाका था। तो हमें सब लोगों को अपनी कौम को इसके ऊपर इकट्ठा होना है। सही। हमें जितने भी हमारे इख्तलाफात हों, हमें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जो हमारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जो कॉमन उसके ऊपर पूरी कौम को यकजा होना है। और इसमें कतई दो राय नहीं है कि भारत के खिलाफ हमारी पूरी कौम इकट्ठी है, इस दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कौम इकट्ठी है। और इंशाअल्लाह जिस तरह हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, मैं यहाँ पे सलूट पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, उन लोगों ने जिनकी माओं के बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, बॉर्डरों पे शहीद हुए हैं और अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, पुलिस के लोग हैं, दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं। इंशाल्लाह ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं। हम सब लोग अपनी इस धरती माँ के लिए
कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। तो इसलिए भारत इन गीदड़ बबकियों से, इन धमाकों से ये समझता है कि अरसा दराज से वो हमारे खिलाफ साजिशें करता चला रहा है। तो इसलिए दुआ ये करें कि अल्लाह पाक हमारी क़यादत जिस वक्त मौजूद है उसको हिम्मत दे, हौसला दे, और इसी तरह हम इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। इंशाल्लाह वक्त आ गया है कि भारत अंदर से खुद टूट रहा है। एग्जैक्टली, भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तमाशा लगा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिछले दिनों वो एपीसी जो उन्होंने बुलाई थी वो भी मामला इसके सामने है। अच्छा सर, ब्रिगेडियर साहब, जैसे बसर साहब ये कहते सोची समझी साजिश थी और ये एक्सपोज हुई है, इसी तरह से सर जो भी मामलात होते हैं, जो कुछ भी करने की कोशिश करता इंडिया, वो अभिनंदन वाला मामला हो या इससे रेलेवेंट और भी खुफिया एजेंसी जो वो भारत के तमाम जितने भी मजमूम मकासद होती हैं उसको एक्सपोज कर देती हैं, और ये यहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और विद इन आवर्स अगर हम कहें तो उन्होंने ये पता कर लिया कि ये इंडिया की तरफ से ये किया गया। सर इसके असल में रोशनी डालिए कि एक्सपोज तो बहुत अरसा पहले हो गया था, हम बोलते नहीं थे, हमारी क़यादत बोलती नहीं थी। हम हर चीज़ को अगर आप उठा के पहले देखें प्रोग्राम, तो हम ये कहा करते थे, बहुत सारे हमारे दानिश्वर भी ये कहते थे, कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स भी ये कहते थे कि असल में हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए। अब बोलते हैं, अभी भी कहते हैं, लेकिन अब बोलते हैं, अब क़यादत भी बोलती है। अगर इमरान खान साहब ने ये कहा, जो मैं जितनी भी उसकी तारीफ करूं या कोई भी करे कम है, कि हम अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। या अगर शाह महमूद कुरैशी ने CNN पे बैठ के ये कहा कि इजराइल के मुजालिम इसलिए सामने नहीं आते हैं कि दे हैव डीप पॉकेट, दे हैव डीप पॉकेट, मतलब है हॉलोकॉस्ट जो इजराइल ने अभी पैलेस्टाइन में किया, वो हिटलर ने हॉलोकॉस्ट नहीं किया था। इजराइलियों ने हमेशा हॉलोकॉस्ट को बेचा कि जी हमें मार दिया, कॉन्सेंट्रेट। अभी आप क्लस्टर बॉम्ब फेंकते हैं। 2008 में आपने 21 दिन बमबारी की, तबाह बर्बाद कर दिया पैलेस्टाइन को। और जो बाइडन जैसे लोग खड़े होकर कहते हैं, शर्म आनी चाहिए, जो बाइडन शुड बी शेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। जब वो ये उसका बेटा भी कैंसर में उसकी डेथ हुई थी, इतने सारे बच्चे वहां शहीद हुए, वो कहता है इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा डिसीट, इससे बड़ा रियाकारी, इससे बड़ी हिपोक्रेसी दुनिया में हो सकती है? कमाला हारिस कहती है इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड, शहीद हो रहे भाई। उस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू किसने किया? ये भी तो देखो, इजरायली फौज ने शुरू किया था ना। अगर मुसलमान फौज किसी साइनागॉज में दाखिल होकर यहूदियों को मारती तो पूरी दुनिया ने आपके लत्ते उतार देने थे, अब बमबारी कर देनी थी अमेरिका ने आके उन मुल्कों को। तो बात ये है ये रिस्पांस में किया गया, तो उनको डिफेंड की बात कर रहे हैं। ये चीजें एक्सपोज बहुत पहले एक दुनिया की एक इंटेलिजेंस फीडिंग एजेंसी है, उसका नाम है टर्मिनल एक्स। टर्मिनल एक्स ने 2013 में, अप्रैल 2013 में एक रिपोर्ट शाया की थी। हमारे यहाँ तो लोग उसने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर अपना जलालाबाद के नजदीक एक पुलिस स्टेशन था, वहां पे तालिबान ने हमला किया। वहां इजरायलियों ने एक ट्रेनिंग सेंटर, एक कन्वर्शन सेंटर बनाया था मुसैद ने। वहां 12 इजरायली यहूदी मारे गए थे, दुनिया में किसी ने रिपोर्ट नहीं की, ठीक है ना। वहां पे इजराइल का, मुसैद का, रॉ का और एनडीएस का एक कंबाइंड दरख्शा में एक कंबाइंड ऑपरेशन सेंटर बना हुआ है। 9 ट्रेनिंग सेंटर्स है कि मुसैद रन कर रही है, जहां पे लोगों को भर्ती करके वहां से इस्लामी बुक्स भी निकली थी जिनको म्यूटिलेट किया जाता है, और वहां पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए लोगों को इंडक्ट, ये सबको पता था। या रॉ क्या कर रही है, तहरीक तालिबान को किसने क्रिकेट, सीआईए ने फंडिंग की। अगर सीआईए ने दाइश की फंडिंग की, सीआईए ने रॉ की फंडिंग की, पाकिस्तान उनका एक प्लान था, एक स्ट्रैटेजी थी। CATI एक प्रोग्राम था, एक स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान को इस बुरी तरह दहशतगर्दी में इन्वॉल्व कर लेंगे कि इकोनॉमिकली क्रिपल हो जाएगा और दहशतगर्दी के फेज से बाहर नहीं आ सकेगा। रॉस भी हेल्प कर रही थी, मुसैद हेल्प कर रही थी, सीआईए हेल्प कर रही थी। यानी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ISF को ले लें, MI को ले लें, स्पेशल ब्रांच को ले लें, CTD को ले लें, पुलिस को ले लें, इन्होंने दुनिया की 8 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, मुसैद, CIA, MI6, जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी, इनका मुकाबला किया सिंगल हैंडेडली। और पाकिस्तानी 43 मुल्कों की फौज आज थूक चाट रही है अफगानिस्तान के अंदर। आज जो बाइडन उन्हीं से मुज़ाकरात कर रही है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको कभी दहशतगर्द कहा करते थे, अब उनसे तरले कर रहे हैं कि हम निकलना चाहते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान के अवाम ने, 70,000 लोग हमारे शहीद हुए। आज तक पाकिस्तान के किसी शहर में कोई
धमा चौकड़ी नहीं हुई कि इतने लोग मर गए तो गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे होने लगे। लोगों ने वो चाहतें बर्दाश्त की, पाकिस्तानी फौज ने, लोगों ने सिंगल हैंडेड अपने यानी अमेरिका ने तो हमें इस तरह चीट किया है कि उन्होंने कहा था आप कैरी लोगर बिल के तहत आप दहशतगर्दी के पैसे खर्च करें, हम आपको रिफंड करेंगे। इसी तरह से दोबारा करना चाह रहे हैं लेकिन एब्सोल्युटली वो भाग गए, तीन किस्तें नहीं दी आपको। तो ये जो नेक्सस है ना रॉ का, मुसैद का और इंडिया, इसको पाकिस्तान एजेंसीज तोड़ भी चुकी हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा, लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि हमें ये जो सॉफ्ट टारगेट्स पे जो अटैक होते हैं, ये देखिए ना लाहौर में कितनी गाड़ियां दाखिल हो रही हैं, अब कितनी गाड़ियों पे अपना, तो ये चीजें होती, ये बहुत दुख की बात है कि लोग शहीद हुए। हमें हम उन फैमिलीज के साथ हमें खड़ा होना है जो जहाँ शहादतें हुई। कल बलूचिस्तान में भी एक हमला हुआ है, वहां भी हमारे एक कप्तान और 3 जवान शहीद हुए FC की चेक पोस्ट पे। तो क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक रॉ का एक और नेक्सस मौजूद है, जो BLA और BRA जो दुश्मन पाकिस्तान जो अपनी माँ को जो बेच के गए हुए हैं भुक्तीज, और वो वतन जो होता है आपकी मिट्टी जो होती है आपकी माँ होती है, इसका जो सौदा करता है वो अपनी माँ को बेचता है। तो वो जो बेचते वो बरहमदाद भुक्ती और वो बाहर जाके डिजाइनर सूट पहन के गांधी की समाधि पे जा रहे होते हैं, तो वो लोग हैं जो आपके अंदर शर फैला रहे हैं, और इस शर को पाकिस्तान के अवाम ने भी फेस किया है, पाकिस्तान की, और इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी हम फेस करेंगे। मेरा एक बात मैं ऐड करूंगा, अभी एब्सोल्युटली नॉट की हम बात कर रहे थे, इस एक फिक्रे ने पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी, ये इंडिया जो था, सबको हिला के रख दिया। इसलिए मैं चाहूंगा हम चारों एक लफ्ज दोबारा बोले, और ये दोबारा जाना चाहिए, क्या? एब्सोल्युटली नॉट। ये यकीन माने। मैं इनकी एक बात पर बात करना चाहता था, इन्होंने होलोकॉस्ट का जिक्र किया। बरतानिया के 2 राइटर्स ने, अंग्रेज हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं कि होलोकॉस्ट नाम का कोई दुनिया में हुआ ही नहीं है। चर्चिल जो वज़ीर-ए-आज़म था, चर्चिल जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म था उस जमाने में, वो खुद लिखता है कि मैंने ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा। और सिचुएशन ये है कि बरतानिया के अलावा तमाम यूरोप के ममालिक में अगर आप कहते हैं कि होलोकॉस्ट नहीं हुआ था तो आपको सजा है 2 साल की। बिल्कुल ऐसे ये है इनका जो है ना इजहारी आजादी इजहार, और ये है इनका ड्रामा। और छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा, आप फ्रांस में हज़रत रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम के बाद जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बात की, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा जो स्टांस है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने लिया ना। हालांकि TLP ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी की तरफ लेके जाएगा, उसमें आपका इंप्रेशन डाउन होता है। आपको प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, तो फ्रांस को तो वो पसंद नहीं आया। तो आज फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक हैं जो FATF में पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की इसलिए मुखालफत कर रहे हैं। यही वजह, उनकी अपनी रीजंस है। सर पुलवामा का ड्रामा हमने देखा, उसके बाद फिर ड्रोन का ड्रामा। सर ये इंडिया हमें लगता है कभी-कभी कबूतर का ड्रामा, वही मैं कह रही हूँ, ऐसे होता है जैसे कोई बचगाना खेल रहा है, कबूतरों से डर जाते हैं, बैलून से डर जाते हैं और दावे करते हैं बहुत बड़े-बड़े। हम चाय भी तो पिलाते हैं ना बाद में उनको। वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की जो अवाम है ना, उनको इस दर्जा पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ज़हनी तौर पर, हिंदू खास तौर पर तैयार कर लिया है कि जब तक ये कोई ऐसा वाकया ना करें, ऐसा कुछ ना करें, तो उनको चैन नहीं आता, उन्हें सुकून नहीं आता। फिर मामला एक और हो जाता है कि उनकी आवाम को नहीं पता चलता कि 9 लाख जो फौज उन्होंने रखी हुई है ना कश्मीर में, वो जो संजीदा हल्के हैं इंडिया के, वो सवाल उठाते हैं बिल्कुल कि ये 9 लाख क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ क्यों रखे हुए हैं। तो ये ड्रामे करने, ये उनकी मजबूरी है, उनकी जरूरत है, इसलिए करना अपने आवाम को जब इलेक्शन करीब आ जाते हैं फिर तो पाकिस्तान की मुखालफत करना और शुरू हो जाते हैं। तो ये ड्रामा एक और इन्होंने किया है अभी, ये जम्मू वाला, अल्लाह खैर करे, मुझे लग रहा है अभी बहुत जल्द कोई और ड्रामा भी ये करने वाले। अच्छा। हाँ, एक कोई बड़ा ही खबरें आ रही हैं कि वो शायद फिर कोई पाकिस्तान के साथ मामला, कोई ड्रामा, जी हमने ये कर दिया पाकिस्तान, अच्छा। जिस तरह यहाँ को कवा मार दिया था। चले जी, ये यही इसी ड्रामे तक की महदूद है। अच्छा बसर साहब, पार्लिमानी कमेटी पर कौमी सलामती का इजलास जो है वो 1 जुलाई को तलब कर लिया गया। सीरियसनेस जो है वो हमारी गवर्नमेंट की और हमारे जो इदारे हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, उनकी वाज़ेह है इसके ऊपर। सर क्या होने जा रहा है इस इजलास में? देखिए मेरा पहली बात तो, जब कभी ये रिवायत रही नहीं थी, एक कॉल आती थी कि आप हमारे साथ हैं या यानी कि आप अंदाजा करें कि इस तरह जैसे हम कोई सॉवरेन कंट्री नहीं है, हम एक एटमी मुल्क हैं,
हम पूरी इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है, पूरी दुनिया है, वो पाकिस्तान की तरफ देखती है और हम यहाँ पर किसी के एजेंडे को नाफज करें, उनके एजेंडे को लेके कभी हम चले जाएं कि हमने मुजाहिदीन बनाने हैं, कभी हमने उसी मुजाहिदीन को हमने दहशतगर्द बना दिया, तो जाहिर है जब आप स्टैंड लेंगे, आप स्टैंस लेंगे, तो वहां पर आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको थ्रेट्स आएंगी। आपने, मैं फिर कह रहा हूं कि इस एक लफ्ज ने, जब वजीर आज़म साहब ने, आप जाहिर है इनकी आदत नहीं है ना इन लफ्जों को सुनने की, वहां तो जी हजूरी है, डूम और का सुनने की आदत है। आप ये अब वायसराय सब आ गए हैं, अब फलां पहुंच रहे हैं। आपको पता है पिछले दिनों सबसे मीटिंग होती थी और प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके फॉरेन मिनिस्टर की कॉल लेने से इनकार कर दिया। जब ये बात चली, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था ये बदला हुआ पाकिस्तान है। यहाँ पे मुझे एक दोस्त का फोन आया बरतानिया से, उन्होंने कहा खान को बताओ कि उनकी जिंदगी खतरे में है। सही। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये जो कुछ कह आए हैं उसके बाद उनको अपनी सिक्योरिटी को डबल कर देना चाहिए। जो बात कर रहा है ये जाहिर है जो पार्लियामेंट कमेटी है, जब ऐसे इश्यूज आते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, हमें देखना है कि हमने अपनी सरहदों को किस तरह महफूज करना है, हमें जिन जिन चैलेंजेस का सामना है हमने उनको देखना है। हमें कोई ये धमकी दे कि जी हम आपको कर्जे दे रहे हैं, हम आपको लोन दे रहे हैं, तो भाई इसके लिए हम अपनी गैरत बेच दें, हम अपनी खुद मुख्तारी बेच दें, हम आपके माजी की तरह हम आपके आगे लेट जाएं, ये वो इमरान खान नहीं है, ये वो इस वक्त फौज की क़यादत नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र मनाता हूँ कि इस वक्त हर पेज पे, और इवन मैं यहाँ पे अपोजिशन की भी बात करूंगा, जब ये पाकिस्तान की सलामती का मामला आता है और खास तौर पे जब भारत की तरफ से इशू आता है, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, हम सब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो सो पार्लियामेंट कमेटी की जो मीटिंग है इसी प्रोस्पेक्ट में हो रही है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, इसी तनाजर में हो रही है कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट के बाद, और हमने उनको फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया, और वजीर आजम साहब का तो डे वन से ये मौक़िफ़ है कि जंग मसाइल का हल नहीं है, ये लड़ाई मसाइल का हल नहीं है। आप देख लीजिए क्या हुआ अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर हमने, अभी ब्रिगेडियर साहब ज्यादा मेरे से बेहतर समझते हैं हमारा क्या रोल है उसके अंदर, हमने फैसिलिटेट किया है, उनकी इज्जत बचाई है। आप लोग जंग हार के वहां से जा रहे हैं, और वहां पर आप इतने सूरमा होते तो जीत जाते वहां पे आप निकल रहे हैं, आप सेफ एग्जिट ले रहे हैं वहां से, और जो पाकिस्तान का उसमें रोल है आपने उसको अप्रिशिएट किया है। तो सो हमें कोई ये ना सिखाए कि जी इस वक्त वो जो बड़े बड़े नक्शे बनाए जाते थे कि जी बलूचिस्तान यहाँ पे होगा, ये जो जितनी भी साजिशें थी, वो पूरी थर्ड वर्ल्ड जो है, वो जो कॉन्सेप्ट एक दिया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे, हमें फख्र है इस वक्त अपनी लीडरशिप पे, हमें फख्र है अपनी फौजी क़यादत पे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा, जो देखेगा उसका आखिर वही होगा जिनको फैंटास्टिक चाय पिलाई थी हम लोगों ने। फिर ये कि अमेरिका की हिम्मत है तो ना निकले ना निकले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही बात की थी कि जब इतने लाखों फौज थी तब कुछ नहीं कर पाए, अब हजारों या 100 की तादाद में वो क्या कर लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, नरेंद्र मोदी के जो मूजी अज़ाइम है उसको तो जाहिर है दुनिया को बावर करवाने के लिए हमारी खारजा पॉलिसी यकीनन दुरुस्त समत में है इस वक्त। फिर प्राइम मिनिस्टर का दो टोक मौक़िफ़, उनका क्लियर स्टांस मजीद जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फिर सर इसके अलावा, क्योंकि ये एक टाइम है हमारा, अब हम इसको कर सकते हैं, कौन सा ऐसा स्टेप है जो हम लें आलमी सतह पर, इसकी शरंगेजी को एक्सपोज भी करें और फिर इसको साबित भी करें इंडिया को। असल में पाकिस्तान इस वक्त बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन पे खड़ा हुआ है। आपने ये हमने जो फैसला किया है उसके इम्पैक्ट ऊपर आपके ऊपर आएंगे, रिपल्सेस आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि अमेरिकन की अगर आप कांग्रेशनल कमेटी की एक रिपोर्ट पढ़ें जो पिछले हफ्ते ग़ालिबन या उससे पहले डेट मुझे याद नहीं, उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा, और वो लफ्ज़ ये है कि वो जो रिकमेंडेशन दे देते हैं कांग्रेशनल कमेटी रिसर्च रिकमेंडेशन देगा, उन्होंने कहा वी विल सपोर्ट अफगानिस्तान ओवर द होराइजन। अब ओवर द होराइजन का मतलब समझने की कोशिश करें। उनका मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान के अगर वो अड्डे मांग रहे हैं, पाकिस्तान अड्डे वो नहीं दे रहा, तो वो ओवर द होराइजन कहीं और से हो सकता है, पाकिस्तान के ऊपर से गुजर, किसी और मुल्क के ऊपर से गुजर के अफगानिस्तान के अंदर। क्योंकि जो HBO का इंटरव्यू हुआ था उसमें जो इंटरव्यू लेने वाले जो सेंटेंस इस्तेमाल किया था, उसने ये नहीं कहा था कि अफगान तालिबान के ऊपर हम बमबारी करेंगे, उसने कहा जी वहाँ जो दाइश और ISIS के एलिमेंट्स हैं उन पे उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। यानी अमेरिकन ये परसीव करते हैं और वहाँ पे पॉलिसीज आज ये परसीव कर रहे हैं कि अब वहाँ पे दाइश के एलिमेंट्स मौजूद हैं और ISIS जो नहीं है, जो अफगान तालिबान और दाइश की जो
फिलॉसफी है ना, जो बिलीफ, वो एक ही तरीका कार का है। लेकिन क्योंकि अभी आज ये हुआ है कि कंदूस में कि कहाँ तालिबान में और में सिक्योरिटी फोर्सेस में बड़ी सीरियस लड़ाई हुई है, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसमें कुछ कामयाबी हासिल, तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा। 2 सिगार की रिपोर्ट ने भी कहा है और पिछले दिनों भी ये सामने आया है कि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के अंदर टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे हैं। बल्कि सिगार की पिछली रिपोर्ट तो कहती है कि 70% इलाके पे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा। तो पहली बात तो ये जो एग्जिट है और ये जो आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, क्योंकि जहन में ये रखिएगा कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है अब्दुल्ला वो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में अमन आए, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है डिस्टेबलाइज रहे, ताकि वो डिस्टेबलाइज रहेगा तो वो जो सौदा वो बेचते रहे, वो बेचेंगे जो डिजाइनर सूट पहन के CIA के पैसों से और एजेंट के तौर पे, रॉक एजेंट के तौर पे वो फिरते रहेंगे। तो जब काबुल की लड़ाई आएगी, अगर अमेरिकन फोर्सेस का एग्जिट होगा तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी इन्फ्लक्स आ सकता है। अब वो ओपन बॉर्डर नहीं है, आपने तार लगा दिए, 90% इलाके में तार लगी है, वहां के अगर अफगान वहां पे महाजिन वहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तार के पास, वहां कोई दहशतगर्दी का या NDS जो कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया करा सकती है, उसका ब्लेम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक तो ये चैलेंज है जिसको आपने दुनिया को बताना है। जैसे आपने कहा ना कि हम किसी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, अब ये जो इम्प्लीकेशंस है इनको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आने वाले, जैसे कई पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कुछ बातें इस पे की। दूसरी बात ये इंडिया अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस चाह रहा है, इंडिया के टाउट मौजूद हैं अफगानिस्तान में, अशरफ गनी टाउट है इंडिया का, रॉ का टाउट है, अब्दुल्ला पैसे लेके खाते रहे हैं उनसे, उनके पैसों पे पलते रहे हैं। तो अब वो जो चीजें, वो एक्सप्लॉइटेशन जो होनी है उसमें चूंकि उनका रोल खत्म होगा इंडिया में या डिमिनिश होगा या कम होगा, तो वो पाकिस्तान के ऊपर कोई और हर्जा सराई करने की कोशिश कर। जैसे ये अब ड्रोन जो है, ड्रोन का अगर किसी भी तरीके कार से देखे तो वो छोटा ड्रोन अगर कहीं से ऑपरेट हुआ है तो ज्यादा 2 किलोमीटर से दूर से ऑपरेट नहीं होता। इसका मतलब है कि उसको उनके अंदर से किसी एलिमेंट ने, जो रॉ भी हो सकती है, जो वहां पे एक चपकलिश चल रही है इंडियन आर्मी, वो सर्विसेज चीफ में और उनके दरमियान जो उन्होंने CDS लगाया था उसके दरमियान, और उसके बाद आपको पता है जब बड़ा उस पे अपना पुलवामा पे अटैक हुआ था या पठानकोट पे हमला हुआ था, तो वहां पे 8 घंटे तक पठानकोट के अंदर इंडियन फौज को एंटर नहीं होने दिया गया था, क्योंकि अजीत कुमार डेविल ने विजिट नहीं किया था। वो डेविल है, एक मूजी है। अब इस डेविल और मूजी ने जो इनका जो डेविल और मूजी का जो कॉम्बिनेशन है, उस डेविल की शक्ल भी इब्लीस से मिलती है अगर आपने देखी हो। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, हमने इसको दुनिया के अंदर इस चीज को बताना है कि चूंकि जो नक्शा खींचा है ना, और इनकी मुरम्मत करने के लिए इस वक्त जो कप्तान मौजूद है ना, बिल्कुल इनकी सही मुरम्मत करेगा। यही बात है सर, यही मैं भी यही बात करना चाह रही हूँ। अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान की वजह से बौखलाया हुआ है और इंडिया जो है वो इस तरह से एक्सपोज हो रहा है, और हमारे पास ये टाइम है, हमारे पास ये वक्त है, और हमारी नहीं, मैं एक सेकंड यहाँ पे मैं चाहूँ, इंडिया अमेरिका बौखलाया हुआ नहीं है। अमेरिका हमको, अफगानिस्तान को और इस खित्ते को बौखलाहट में छोड़ के जा रहा है। वो अपना स्ट्रेटेजी जिस तरह उन्होंने बनाई थी ना कि इस खित्ते को तबाह करेंगे, अफगानिस्तान को तबाह, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी इराक को तबाह करेंगे WMD के ऊपर, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब दुनिया ने साबित कर दिया, ट्रंप ने खुद कह दिया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे इराक, लेकिन उन्होंने तबाह कर दिया। सीरिया को तबाह कर दिया, लिबिया एक वेलफेयर स्टेट थी उसको तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को भी उन्होंने तबाह करना था, उन्होंने तबाह, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तबाही का। अफगानिस्तान तो तबाह था जब से रूस वहां आया, तो एक मसाइल में हम, मैं कह रहा हूँ रूस की नहीं, मैं अमेरिकन स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। ज्वाइंट JSOC ने जो ऑपरेशन किए ना अफगानिस्तान में, किताब है डर्टी वॉर, जर्मी शैल की लिखी हो, वहां देखिएगा कि JSOC ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने अफगानियों की, औरतों की, बच्चों की किस बुरी तरह से तस्दीर की। लेकिन सर हम तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, हम तो ये बात करना चाह रहे हैं ना कि इस वक्त हमारे पास वक्त है कि हम जो है वो इंडिया का ये सारा ड्रामा, उसकी शरंगेजी और जो कुछ भी वो साजिशें फैलाना चाह रहा है या जो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कर रहा है, उसको एक्सपोज करना और साबित करना। इसके लिए हुकूमत को बड़ी संजीदगी के साथ बाकायदा कोई ऐसा एक मीडिया का, कोई बैनुल-अक़वामी मीडिया में अपनी ये जो सच्चाई है इसको फैलाने के लिए कोई अदारा तश्कील देना चाहिए। हर जो हमारी एम्बेसी है उसके अंदर उसका एक आदमी हो जो उसके वहाँ के मुकम्मल मीडिया को ये सारी मालूमात, हर चीज़, डॉक्यूमेंट्री सब फराम करे और पूरी संजीदगी के साथ कुछ कम अज़ कम इसके ऊपर थोड़ा सा सरमाया खर्च किया जाए और पूरी संजीदगी से इसको लिया जाए। ये सिर्फ इसी पर
इक्तफा ना किया जाए कि हम यहाँ बैठे हुए टीवी पर पीटीवी पर कर रहे हैं। बुनियादी बात तो ये है कि दुनिया, बाकी जो दुनिया है उसको बुनियादी बात तो यह है कि उसके अंदर हमारा जो है ना ये बात पहुंचनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को पता चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अमेरिकन अवाम है, जो ऑस्ट्रेलियन अवाम है, जो कनेडियन अवाम है, जो पूरी दुनिया है, उनको उन तक पहुंचना चाहिए कि सच क्या है। इसके लिए हुकूमत को बड़ी संजीदगी से गौर करना होगा। बल्कि मैं तो शौकत बसरा साहब के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हुकूमत को कुछ इम्पोर्टेंट ममालिक में लॉबिस्ट हायर करने चाहिए जो पाकिस्तान के नैरेटिव को और एम्बेसीज के थ्रू ऑपरेट करके जिन चीज़ों पे हम जो चीज़ें अब रोशन की तरह आया है उनको कम से कम बाहर के मीडिया के अंदर, हमने कहा था कि एक कश्मीर डेस्क बनेगा अपना एम्बेसीज में जो बाहर, आज तक वो डेस्क नहीं बना। तो ये चीज़ें हैं जिसके जरिए आपने कश्मीर में अब APC नाकाम हुई है ना, वहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया। अब उसको उसकी नाकामी को दुनिया के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए। ये बिल्कुल, तो ये मैं बस सब यही बात करना चाह रही हूँ। हमारी एम्बेसीज हैं जाहिर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम उनको क्यों नहीं यूटिलाइज करते या इसके ऊपर कोई प्लानिंग हो रही है? मेरा पहली बात तो दोनों मेरे भाइयों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और तवज्जो दिलाई है हुकूमत की। डेफिनेटली आपका ख्याल है कि जब इन महाजों पे इस वक्त जो मामला चल रहे हैं और जो फ्रंट खोले गए हैं और जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, खामोशी तो नहीं बैठ सकती हुकूमत। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कंटिन्यूसली 1 महीना ट्रेवल किया पूरी दुनिया के अंदर, तमाम कंट्रीज में वहाँ गए हैं, उनके नुमाइंदों को मिले हैं, उनके सफीरों को मिले हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस की हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देना, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बात आप कर रहे थे CNN वाली, और जो एम्बेसीज की बात है, डेफिनेटली जो एम्बेसीज होती हैं उनका काम ही ये होता है कि वहाँ पे आप अपना जो अपनी सोच है, अपनी विजन है, जो आपके ख्यालात हैं, उनको आप कन्वे करते हैं। और लेकिन ये बात दुरुस्त है ब्रिगेड साहब की और भाई साहब की कि हमें इसको और तेज करने की जरूरत है। हमें अपने वफूद भेजने हैं और उसके लिए ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हो रही है, आप देखेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन तो ऑल ऑफ सडन क्रिएट हुई, उन्होंने कहा मेडे चाहिए, हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और अच्छा उसके बाद फिर चीजें बदलनी शुरू हुई हैं। तो आपको याद होगा कि जब कश्मीर वाला मामला हुआ था, उसके ऊपर हमारे जॉइंट नेशनल असेंबली और सेनेट के वफूद हमने तमाम ममालिक के अंदर भेजे, उनको जाके बताया कि किस तरह ये भारतीय जो दहशतगर्द है इस तरह जमीन तंग कर रहा है हमारे मुसलमानों पर, और एक जगह पे हमारे वफूद गए। और अब भी अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, इसका मेन मुद्दा यही है कि एक तो हमने स्ट्रेटेजाइज करना है तमाम चीजों को बैठ के कि किस तरह हमने दुनिया को बताना है, किस तरह हमने खुद अपनी जो चीजें उनको स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए रेस्ट श्योर कि हुकूमत, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमारी ISI में खुल के कहूंगा दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपका जो दिफा का मामला है महफूज हाथों में है, कोई परेशान और घबराने वाली जरूरत नहीं है। जहां तक हुकूमत का काम है उसके ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। दुनिया के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, खास तौर पे तमाम अभी पिछले दिनों आप सुन रहे थे रशिया के साथ जो हमारे बातचीत हुई है, फिर इवन चाइना के साथ, क्योंकि चाइना हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, अच्छे और बुरे वक्त का साथी है। ये भी बहुत बड़ी लोगों को इस वक्त जो परेशानी है, ये इशू खुल के सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पहले भी पूरी दुनिया के सामने है कि चाइना का जो प्रॉब्लम है, वो भारत हो, वो अमेरिका हो, वो कोई फोर्स हो, कि इतना ये जो CPEC हो रहा है, ये चाइना के साथ इतनी जो वो असल इशू वो है। और आपको याद होगा कि जब कश्मीर वाला मामला वो कौन उठा था, चाइना ने उठ के बात की थी। और दुनिया के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई चाइना हमारे साथ खड़ा था। तो इसके ऊपर पूरी प्लानिंग मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई परेशान और घबराने वाली जरूरत नहीं है। वही बात है ना कि अब वक्त है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाए। और अच्छा ब्रिगेडियर साहब, भारत का जो जिस भी मनफी प्रोपेगेंडा की हम बात कर रहे हैं, यकीनन वो ये जो हमारा सारा खिता है, सिर्फ हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, उसकी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सर इसको किस तरह से कवर किया जाए? देखिए खतरा तो पाकिस्तान के ऊपर है। आज इमरान खान साहब ने आज या कल चाइनीज TV को इंटरव्यू दिया। जी बिल्कुल। क्योंकि चाइनीज के भी जो मैं उनका मीडिया जो फॉलो कर रहा था थोड़ा सा, मुझे चाइनीज के कुछ कंसर्न नजर आ रहे, उनको क्लैरिफाई करने की जरूरत थी। आज इमरान खान साहब ने उन चीज़ों को चाइनीज TV को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि हम चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, दे आर नॉट दी कॉस्ट, वो हम और दुनिया में बाइलैटरल रिलेशनशिप या डाइवर्जेंट रिलेशनशिप्स में
आप एक मुल्क का दोस्त रहते हैं तो आप इसका ये मतलब तो दूसरे मुल्क से ताल्लुकात ख़त्म करें। जैसे कल भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे चैनल्स जो हैं खुले हुए हैं अमेरिकन के साथ, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। और दूसरी ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी का और पेंटागन का बड़ा क्लोज कोऑपरेशन रहती है और उनके दरमियान बातचीत चलती रहती है। अब हमारे ऊपर जो खतरा, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना, एक तो बॉर्डर का खतरा है। ठीक है, बॉर्डर हमारा जो है वो अभी इस वक्त जो आपका ईस्टर्न बॉर्डर है वो प्लेसिड है, वहाँ पे थोड़ा अमन है। लेकिन जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है उसके ऊपर बॉर्डर क्लैश, अभी बॉर्डर के अक्रॉस से फायर भी होता है। अब जब ये चीज़ें चलेगी और वहाँ पे अगर खाना जंगी का जैसे एक देख रहे हैं कि क्लैशेस का खतरा होता है तो वहाँ से कुछ पाकिस्तान के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा जो इंटरनल चैलेंजेस है आपके, जिसमें आपने कहा जैसे दहशतगर्दी की बात की, यहाँ पे दहशतगर्दी की वारदातें होती, उसमें मुझे एक सेटिस्फेक्शन ये है कि हम इस वक्त बैटल हार्डन्ड हो गए। हमारी जो फोर्सेस हैं और हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो पुलिस है, उसने एक लड़ाई लड़ी है पिछले 15 साल। हमारी एजेंसीज की, अब ये जो पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसका जो MI के साथ कोऑपरेशन है, पुलिस के साथ कोऑपरेशन, ISI के साथ जो एक जॉइंट नेक्स है, ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि वो एक क्लोज कोलैबोरेशन में काम करें। इसी तरह सिंध में भी है, इसी तरह पंजाब में भी है, KPK में भी है। तो यहाँ पे तो आपको, यानी आपने देखिए ना, ये धमाका हुआ, आपने 2 दिनों में 10 बंदों को सुराग लगा लिया, तो ये किसी तरीके से पॉसिबल हुआ ना, इसको हम हैंडल कर लेंगे। जो हमने जिस चीज को हैंडल करना है वो मेरी नजर में है एट द प्रोपेगेंडा लेवल। और अमेरिकन जो हैं वो किसी चीज को बड़ी आसानी से हजम नहीं करते, ये याद रखिए। यानी जो हमने स्टांस लिया है, जो ओवर ए टाइम जो स्टांस रहा है, यानी जब कारगिल वॉर हो रही थी तो नवाज शरीफ साहब ने रिंग किया था, क्लिंटन ने कहा था जंग बंद करके आई, ठीक है, फिर वो अपनी फैमिली को भी साथ ले गए हनीमून मनाने। तो मतलब ये वो वाला सिचुएशन नहीं है। अब अगर आपने ये कहा है तो वो इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। अब इसमें होगा क्या, आजकल डायरेक्ट वॉरफेयर की तो, डायरेक्ट वॉर का तो कंसेप्ट खत्म है। थर्ड डायमेंशनल वॉरफेयर में क्या चीजें होती है, एक तो प्रोपेगेंडा वॉर होती है, एक आपको कोवर्ट वॉरफेयर होती है, एक इकोनॉमिक वॉर। हमें जो ज्यादा खतरा है या जो हमें चीज देखनी है उसमें हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन की। अब एक बहुत बड़ी चीज आ रही है, आज आ गई है बल्कि, वो मैं हैरान हो रहा हूँ कि इमरान खान की नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी है, गवर्नमेंट की नज़र से क्यों नहीं गुजरी कि आपने, यू आर गोइंग टू एंटर इन वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस। आज से 7 दिन के लिए सनती यूनिट्स को आपने गैस की फराहमी बंद कर दी। अब क्या होगा, जो ऑर्डर्स इंपोर्ट के लिए इंडस्ट्रीज ने पकड़े हुए हैं वो बेचारे एक्सपोर्ट के लिए, सॉरी, वो क्या करें। हमें तवज्जो देने की जरूरत है इन इश्यूज की। ठीक है सर, आपका ये भी पॉइंट आ गया। इसके अंदर 2 पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी। बात हम कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए खतरा है भारत जो है हमारे पूरे खित्ते के लिए। सर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी लॉबिंग को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी लॉबी को स्ट्रांग करना चाहिए और इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए। अपनी बात को, चूंकि बसरत साहब ने बड़ी उसमें कहा कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, एक सीधी सी बात है कि क्या हम एक इंग्लिश जबान का न्यूज का चैनल दुनिया में नहीं दे सकते? हम इतने, क्या अगर वो एक अल जजीरा टाइप वो चल रहा है, अरब ममालिक कर रहे हैं, अगर हमारा अपना एक बैनुल-अक़वामी सतह का एक चैनल हो जाए अंग्रेजी जबान का न्यूज का, जिसमें हम पूरी दुनिया की न्यूज कवरेज करें और पूरा दुनिया के ऊपर अपनी जो बात है उसको फैलाएं, पहुंचाएं, तो ये कितना प्रोजेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा 10 अरब 20 अरब का मीडिया टूल को यूज किया जाए। बुनियादी जरूरत इतनी बात की है, लेकिन जो है कि तवज्जो इस तरफ देनी बड़ी जरूरी है। जो सिस्टम चल रहा है हमारी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जितनी दुनिया भर में हमारी एम्बेसियां हैं उसमें हमारा ये सारे लोग बरसों से मौजूद हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। अगर उसने उस तरीकाकार ने काम किया होता तो हम कभी का अपनी जो है ना जी बात दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके होते। हमें तो दुनिया के आज का जो तरीकाकार है मीडिया का, आज जब मुट्ठी में दुनिया सिमट आई है तो उसको मुट्ठी के मुताबिक ही यूज करना है। तो बड़ा जरूरी है इस वक्त हुकूमत का कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में अपनी आवाज को पैदा करना। ठीक है सर, इसके ऊपर कुछ हो रहा काम? बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। उसके लिए जाहिर है, मैं पहले भी आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पिछले दिनों ये जो प्लान्ड हमने इंटरव्यूज दिए हैं और सर अपना कोई हम नहीं, देखिए मैं जाहिर है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आसान काम नहीं है कि आप अगर एक पीछे बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, वो काम कर रही है जो पहले कभी हुए नहीं, जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। करता हूँ ये जो
है ना पीटीवी, इससे को 100 गुना छोटा प्रोजेक्ट है ये। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, देखिए पीटीवी इस वक्त हम न्यूज का चैनल तो ऑलरेडी हमारा लॉन्च है। अब बात यह है कि उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो जाहिर है एक अच्छा आइडिया है, इसको होना चाहिए। और आजकल के जो नए तकाजे हैं, नई डिमांड्स हैं, जो नई जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन राइज हो रही है दुनिया के अंदर, बिल्कुल आपका मैसेज जाना चाहिए और डेफिनेटली इसके ऊपर भी वर्किंग होगी। लेकिन मैं आपको फिर अर्ज करूं, इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो हमारी ये है कि हमने जो मैसेज दिया है उनको, उसी के ऊपर ये सारा कुछ अब हो रहा है ना, कि हमने कह दिया कि हम एनफ इज एनफ, नो डू मोर। अब हमने अपने घर को पहले दुरुस्त कर लिया है, अब हमारे साथ अब बराबरी पे बुनियाद पर बात करें। और इंशाल्लाह मैं आपको बात बताऊं, हम जो खदशात का इजहार कर रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे यही अमेरिका होगा, यही दूसरे ममालिक होंगे, इनका असल में वास्ता पहले किसी और से पड़ता रहा है। इनको ये नहीं पता कि अब इस वक्त जो पाकिस्तान है वो बदला हुआ पाकिस्तान है। हम रूखी सूखी खाएंगे और ये कोई डायलॉग की बात नहीं है। हमें अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए। क्या ईरान खत्म हो गया? क्या ईरान वाले मर गए? आखिर उन्होंने भी सर्वाइव नहीं किया है। हमारे पास तो अल्लाह ताला ने सारा कुछ दिया हुआ है। हमारे पास सारे मौसम दिए हुए हैं, हमारे पास दरिया दिए हुए हैं, हमारे पास इतना बड़ा नहरी सिस्टम है, हमारे पास सेल्फ रिसोर्सेज हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे खजाने मुल्क के अंदर दिए हुए हैं। सिर्फ अपने पर रिलायंस करने की जरूरत है, अपनी चीजों को मनवाने की जरूरत है। जब आप खड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद दुनिया आपको मानेगी। और इसलिए आप खड़े हुए हैं, उसके मसाइल तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम घबराएं, हम परेशान हो या हम कंफ्यूज हो, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। हमें बिल्कुल यूनाइट होना है, ठीक है, और हमें मैसेज देना है कि ये वो पाकिस्तान और एक मैसेज तो चला गया नोट वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा जुमला कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा पीटीवी ग्लोबल है, ये भी दुनिया के 2-3 सैटेलाइट पर है। दुनिया में 50-60 सैटेलाइट है, सब सैटेलाइट पर हो कम से कम इतना तो कर है, हमारा नैरेटिव पहुंचे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 बिलियन उसको सैबोटाज करने की कोशिश की जाएगी, और CIA और इस किस्म की रॉ मिलके, तो हमें बहुत क्लैरिटी से और बहुत तवज्जो के साथ इसके ऊपर ब्यूरोक्रेटिक जो फंक्शनिंग है उसको एक्सपीडाइट करना है, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आपका भी, मंसूर आफाक साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन रही। शौकत बसर साहब बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।